बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद उस्मान, प्रोफेसर ऑफ फिजियोलॉजी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या होता है और कैसे रेगुलेट होता है। सो बाय डेफिनेशन ब्लड प्रेशर इज़ द फोर्स विच इज़ एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये जो ब्लड वेसल्स की वॉल के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा होता है, इसी फोर्स को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसका फार्मूला जो है वो ये है कि प्रेशर या ब्लड प्रेशर इज़ इक्वल टू फ्लो F मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस R। सो फ्लो और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास ब्लड प्रेशर का फार्मूला आ जाता है। इसके यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट देख लेते हैं। मोस्ट कॉमनली जो है इसको मिलीमीटर ऑफ मर्करी में हम मेजर करते हैं, जबकि बाज़ औक़ात सेंटीमीटर ऑफ वाटर में भी मेजर करते हैं। याद रहे कि 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इज़ इक्वल टू 1.36 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। नाउ वेरियस टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर कौन कौन सी हैं? हमारे पास 4 मेजर टाइप्स हैं। दैट इज़ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, इट इज़ द मैक्सिमम ब्लड प्रेशर विच इज़ रिकॉर्डेड ड्यूरिंग सिस्टली और कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। यूजुअली ये 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। दूसरा हमारे पास डायस्टोलिक है, इसको आम जुबान में नीचे वाला ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। दिस इज़ रिकॉर्डेड ड्यूरिंग डायस्टली और रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट, और आमतौर पर ये 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। तीसरा जो है इन दोनों का डिफरेंस है, जिसे पल्स प्रेशर कहते हैं, और 120 माइनस 80 आमतौर पर ये 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के आसपास होता है। अच्छा, फोर्थ जो हमारे पास ब्लड प्रेशर है ये है मीन ब्लड प्रेशर, और मीन ब्लड प्रेशर का जो फार्मूला है ये है कि डायस्टोलिक प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ द पल्स प्रेशर। तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अभी हमने देखा ये कि 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी था, और पल्स प्रेशर जो है 40 है, तो 40 का 1/3 आ जाएगा 13। तो डायस्टोलिक 80 प्लस 13 ये बन जाएगा तकरीबन 93 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अच्छा जी, अब ये देखते हैं कि ब्लड प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो मोस्ट कॉमनली जो क्लिनिकल सेटिंग्स में हम यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंट, उसे बोलते हैं मर्करी स्फिग्मोमैनोमीटर, मर्करी स्फिग्मोमैनोमीटर, और इसके साथ एक ये स्टेथोस्कोप भी यूज़ होती है। इसकी मदद से ब्लड प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं, इसके लिए हमने एक प्रैक्टिकल रिकॉर्ड किया हुआ है, जो आप ये ऊपर राइट हैंड साइड पे इसका मैं लिंक दे देता हूँ, यहाँ पर आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं कि ब्लड प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं। ये फर्स्ट ईयर MBBS वगैरह में BDS में ये एक प्रैक्टिकल भी आता होता है। अच्छा, दूसरा जो मेथड यूज़ होता है वो है इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, इसके लिए वेरियस ये इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं अवेलेबल हैं, जो कंप्यूटराइज्ड होते हैं, और इसमें जस्ट 1 क्लिक पे ब्लड प्रेशर जो है ये मेजर हो जाता है। इन्हें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसड्यूसर्स बोलते हैं। अच्छा जी, अब हमारा जो आज का असल लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, यानी कि ब्लड प्रेशर जो है वो रेगुलेट कैसे होता है। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ द आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। तो इसके लिए हमारे पास 3 मेजर मैकेनिज़म्स हैं, यानी कि रैपिडली एक्टिंग मैकेनिज़म्स, जिसे हम शॉर्ट टर्म रेगुलेशन भी बोलते हैं, दूसरा इंटरमीडिएट टर्म रेगुलेशन, और तीसरा है लॉन्ग टर्म रेगुलेशन। इस वीडियो में हम सिर्फ रैपिडली एक्टिंग मैकेनिज़म्स की बात करेंगे, यानी कि शॉर्ट टर्म रेगुलेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इंटरमीडिएट और लॉन्ग टर्म रेगुलेशन के बारे में इंशाल्लाह ताला बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि शॉर्ट टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर जो है इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा ब्लड प्रेशर मोमेंट टू मोमेंट जो बरकरार रहता है, एक रेगुलर लेवल पे रहता है, होम्योस्टैटिक लेवल्स में रहता है, इसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म या रैपिड रेगुलेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर। सपोज़ आप सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं, आप अचानक उठ के बैठ जाते हैं, ठीक है, तो ब्लड प्रेशर फॉल करेगा। आप उसी बैठी पोजीशन से एकदम खड़े हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर मज़ीद फॉल करेगा। तो इस फॉल को बचाने के लिए, ब्लड प्रेशर को एक कांस्टेंट लेवल पर रखने के लिए डिफरेंट मैकेनिज़म्स काम करते हैं, जिसे हम शॉर्ट टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, दीज कैन एक्ट विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। ठीक है, आमतौर पर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में काम करते हैं, क्योंकि ये वेरियस नर्वस रिफ्लेक्सेस पे डिपेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, उसका कुछ कंपोनेंट ऐसा है जो विद इन मिनट्स एक्टिवेट होता है। तो इसके लिए हमारे पास 2 तरह के मेजर मैकेनिज़म्स हैं, यानी कि नर्वस मैकेनिज़म्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्टली जो ब्लड प्रेशर शॉर्ट टर्म रेगुलेशन है ये नर्वस मैकेनिज़म्स या रिफ्लेक्सेस ही की वजह से हो रही होती है, जबकि किसी हद तक इसमें ह्यूमरल मैकेनिज़म्स को भी हम कह सकते हैं कि वो काम करते हैं। तो आ जाइए पहले देखते हैं कि नर्वस मैकेनिज़्म या रिफ्लेक्सेस कौन कौन सी हैं हमारे पास। इसके लिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो है रिफ्लेक्स, उसे हम बोलते हैं बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स। फिर आ जाती है हमारे पास कीमो रिसेप्टर रिफ्लेक्स। फिर कुछ लो प्रेशर स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं एट्रिया में और पल्मोनरी आर्टरी में, उनकी रिफ्लेक्सेस आ जाती हैं। फिर एक CNS इस्कीमिक रिस्पॉन्स है, जो कि बेसिकली इटसेल्फ एक रिफ्लेक्स है। फिर रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज, रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, और कुछ दूसरी रिफ्लेक्सेस भी हैं। तो आइए 1 बाय 1 इनको डिस्कस कर लेते हैं।
सबसे पहले बैरोरिसेप्टर फ्लैक्स। अब बैरोरिसेप्टर्स जो हैं ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रिसेप्टर्स हैं और ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। ये तकरीबन हर बड़ी आर्टरी की वॉल में ये प्रेजेंट होते हैं, बॉडी में कई जगहों पर हैं, लेकिन ये मोस्ट अबंडेंट जो है ना ये हैं इन द आर्च ऑफ एओर्टा, जैसे कि आप देख रहे हैं इन द आर्च ऑफ एओर्टा, यानी हम कहते हैं एओर्टिक बैरोरिसेप्टर्स, ठीक है। और दूसरा ये इन द वॉल ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की वॉल में एक छोटी सी डायलेटेशन होती है, उसे बोलते हैं कैरोटिड साइनस, ठीक है। तो कैरोटिड साइनस में ये बेसिकली ये वाले स्ट्रेच रिसेप्टर्स पड़े होते हैं और ये दोनों तरह के जो एओर्टिक बैरोरिसेप्टर्स हों या कैरोटिड बैरोरिसेप्टर्स हों जो कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में कैरोटिड साइनस में पड़े हैं, वहाँ से जो एफरेंट इम्पल्सेस हैं वो जाती हैं हमारे वेजोमोटर सेंटर में, ठीक है। वेजोमोटर सेंटर जैसे कि ये हमारे आपको पता है कि हमारे ब्रेन स्टेम में खास तौर पे मेडुला ऑब्लांगेटा में प्रेजेंट होता है और ये सर्कुलेशन को कंट्रोल करने का एक सेंटर है। तो एओर्टिक बैरोरिसेप्टर से जो एफरेंट इम्पल्सेस है या सेंसरी इम्पल्सेस जाएंगी वो जाएंगी अलोंग द 10th नर्व, और कैरोटिड जो है बैरोरिसेप्टर्स वहाँ से जो एफरेंट इम्पल्सेस जाएंगी वो हेयरिंग नर्व जो कि ब्रांच है ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व की, उसके थ्रू जाएंगी वेजोमोटर सेंटर तक, ठीक है। तो ये तो हो गई इनकी लोकेशन और इनकी इनर्वेशन। अब इनकी जो ऑपरेटिंग रेंज है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक और व्यू दिखाया गया है कैरोटिड और एओर्टिक बैरोरिसेप्टर्स का। ये आप देख रहे हैं कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है और ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है। तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जैसे कि आप देख रहे हैं उसकी बिगिनिंग में ये जो डायलिटेशन नज़र आ रही है आपको, इसे बोलते हैं कैरोटिड साइनस, और ये जो क्रॉस मार्क्स हैं ये आपकी बैरोरिसेप्टर्स को शो कर रहे हैं, कैरोटिड बैरोरिसेप्टर्स को। इसी तरह ये आर्च ऑफ एओर्टा है जैसे कि आपको पता है, और उसमें ये जो क्रॉस मार्क्स हैं ये आपके एओर्टिक बैरोरिसेप्टर्स को शो कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इनकी ऑपरेटिंग रेंज जो है वो क्या है? नॉर्मली जो आपके कैरोटिड बैरोरिसेप्टर्स हैं उनकी ऑपरेटिंग रेंज है 60 से लेके 180 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक, यानी कि ब्लड प्रेशर जब इस रेंज में होगा तो उसको जो नॉर्मलाइज करेगा, उसको जो चीज़ रेगुलेट करेगी वो आमतौर पे हमारे कैरोटिड बैरोरिसेप्टर्स जो हैं वो इस ऑपरेटिंग रेंज में, इस रेंज के अंदर वो वर्क करते हैं। जबकि एओर्टिक बैरोरिसेप्टर्स की जो ऑपरेटिंग रेंज है वो कैरोटिड बैरोरिसेप्टर्स से तकरीबन 30 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हायर है, तो वो काम करेंगे बिटवीन 90 टू 210 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, यानी कि जब आपका ब्लड प्रेशर इस रेंज के अंदर होगा तो हमारे जो एओर्टिक बैरोरिसेप्टर्स हैं वो भी काम कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं इनका मैकेनिज्म ऑफ फंक्शन। तो ये इंक्रीज़ जब ब्लड प्रेशर होगा उस वक्त भी काम करेंगे और जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होगा उस वक्त भी काम करेंगे। तो पहले हम एक सिनेरियो देख लेते हैं जिसमें किसी भी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ किया है, ठीक है। ब्लड प्रेशर सपोज किसी भी वजह से अगर इंक्रीज़ करता है तो उससे क्या होगा कि बैरोरिसेप्टर्स जो कि स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं वो स्ट्रेच हो जाएंगे और स्टिमुलेट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से इम्पल्सिस जाएंगी वेजोमोटर सेंटर तक, ठीक है। तो इम्पल्सिस तो हर वक्त जा रही हैं, लेकिन जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करेगा तो इस रेट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ इम्पल्सिस जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। देयर विल बी इंक्रीज रेट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ इम्पल्सिस अलॉन्ग द 9th एंड 10th नर्व, जिनको हम बफर नर्व्स भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये हम कहते हैं ना कि बैरोरिसेप्टर्स जो है एक बफर का काम कर रहे हैं, बेसिकली ब्लड प्रेशर को एक रेंज के अंदर, नॉर्मल रेंज के अंदर रख रहे हैं। तो यहाँ से इम्पल्सिस का रेट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ इम्पल्सिस जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। अब यहाँ से जैसे हमने पहले बात की थी ये इम्पल्सिस जाएंगी वेजोमोटर सेंटर में, और वेजोमोटर सेंटर का आपको पता है इसको 3 एरियाज़ होते हैं। एक उसका सेंसरी एरिया होता है, एक उसका वेजो कंस्ट्रिक्टर एरिया होता है और एक उसका वेजो डायलेटर एरिया होता है। तो ये सेंसरी एरिया में इम्पल्सिस जाएंगी जो कि न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस ऑफ मेडुला के अंदर प्रेजेंट है। अब ये सेंसरी एरिया जो है ये बेसिकली 2 काम करेगा। एक तो ये जैसे कि यहाँ पर आपके सामने बना हुआ है, ये वेगस नर्व को जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्व है उसको एक्साइट करेगा, ठीक है। तो पैरासिम्पैथेटिक डिस्चार्ज जाएगा हार्ट के पास, जिससे हार्ट रेट जो है आपको पता है पैरासिम्पैथेटिक से वो कम हो जाएगा। जब हार्ट रेट कम होगा तो कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि कार्डिक आउटपुट का आपको पता है इट इज़ इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट, तो जब हार्ट रेट कम होगा तो कार्डिक आउटपुट भी कम हो जाएगी। अच्छा, दूसरा क्या काम करेगा, ये जो सेंसरी एरिया है ये इम्पल्सिस भेजेगा अगला जो वेजो मोटर सेंटर का दूसरा एरिया है वेजो कंस्ट्रिक्टर एरिया को। अब उसको ये इम्पल्सिस भेजेगा, ठीक है, और उसको इनहिबिट कर विल कॉज वेजो डायलेशन ऑफ द आर्ट्रियोल्स एंड वेन्स, ठीक है। उसकी वजह से जो आपकी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है
ठीक है, वो कम हो जाएगी। जब वेजोडाइलेशन होगी आर्टरियोल्स की और वेन्स की, तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है हमारी कम हो जाएगी। अब आपको पता है कि आर्टीरियल ब्लड प्रेशर इट इज़ इक्वल टू कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो जब ये दोनों फैक्टर्स कम हो जाएंगे, कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगी और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी, तो आर्टीरियल ब्लड प्रेशर इसका मतलब है कि ये भी कम हो जाएगा एंड इट विल कम बैक टू द नॉर्मल। तो ये सिनेरियो था जिसमें इनिशियली ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ था और बैरोरिसेप्टर्स के स्टिमुलेट होने से फिर वो नॉर्मल पे आ गया। लेकिन जैसे हमने पहले बात की, ये डिक्रीज ऑफ द ब्लड प्रेशर में भी काम करेंगे, यानी कि नॉर्मल किसी पर्सन का 120 रहता है, अगर 120/80 है, ठीक है, 120 सिस्टोलिक है और 80 उसका डायस्टोलिक है, तो अगर 120 से सपोज उसका किसी भी वजह से 90 पे आ जाता है उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है, किसी भी वजह से उसका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, 90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पे आ जाता है, तो अगेन अब इससे भी इस सिनेरियो में भी बैरोरिसेप्टर्स जो हैं वो शॉर्ट टर्म रेगुलेशन काज करेंगे ब्लड प्रेशर की और उसको नॉर्मल पे लेके आएंगे। कैसे? जब ब्लड प्रेशर कम होगा तो देयर विल बी डिक्रीज स्ट्रेच ऑफ द बैरोरिसेप्टर्स, जो कि स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे। सो देयर विल बी डिक्रीज रेट ऑफ द इम्पल्स ट्रांसमिशन इन द 9th एंड 10th क्रेनियल नर्व। अब ये इम्पल्सेस जो जाएंगी वेजोमोटर सेंटर के पास, ठीक है, कम इम्पल्सेस जाएंगी, पहले से कम जाएंगी, तो वेजोमोटर सेंटर फ़ौरन उसका जो सेंसरी एरिया है वो इस चीज़ को डिटेक्ट कर लेगा कि इम्पल्स का जो रेट ऑफ डिस्चार्ज है बैरोरिसेप्टर से वो कम हो गया है, ठीक है, वो फ़ौरन उसका जो वेजो कंस्ट्रिक्टर एरिया वो स्टिमुलेट हो जाएगा और वेजो कंस्ट्रिक्शन काज करेगा, जिसकी वजह से टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस वो इंक्रीज़ कर जाएगी। दूसरा, इंक्रीज़ करेगा ये हार्ट रेट को, वेजोमोटर सेंटर हार्ट रेट को इंक्रीज़ करेगा और फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट को भी इंक्रीज़ करेगा, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। और तीसरा ये क्या काम करेगा वेजोमोटर सेंटर, ये वीनो कंस्ट्रिक्शन काज करेगा, वेन्स की कंस्ट्रिक्शन काज करेगा, जिसकी वजह से वीनस रिटर्न इंक्रीज़ करेगा और अगेन कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ करेगी। अब अगेन आपको पता है आर्टीरियल ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय PPR, तो जब ये दोनों इंक्रीज़ कर गए तो आर्टीरियल ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ करके नॉर्मल पे आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों सिनेरियोज हमने डिस्कस कर लिए। अच्छा जी, इस फिगर में आप देख रहे हैं कि ये कैसे जो है कैरोटिड और एओर्टिक बैरोरिसेप्टर से एफरेंट इम्पल्सेस, ठीक है, एफरेंट इम्पल्सेस सेंसरी इम्पल्सेस जाती हैं यहाँ पर वेजोमोटर सेंटर के पास, और फिर वेजोमोटर सेंटर जो है अकॉर्डिंगली इफरेंट डिस्चार्ज देता है हार्ट को, पैरासिम्पैथेटिक नर्व से भी और सिंपैथेटिक से भी, ठीक है। जब उसने हार्ट रेट इंक्रीज़ करना होता है तो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स में डिस्चार्ज को इंक्रीज़ कर देता है, और जब हार्ट रेट उसने डिक्रीज़ करना होता है तो पैरासिम्पैथेटिक या वेगस नर्व में डिस्चार्ज को इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। सिंपैथेटिक जो है वो हार्ट रेट को इंक्रीज़ करती हैं और पैरासिम्पैथेटिक हार्ट रेट को डिक्रीज़ करती हैं। और इसी तरह इसका इफेक्ट जो है वेजोमोटर सेंटर का सर्कुलेशन पे भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये अलोंग द सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स ये डिस्चार्ज को इंक्रीज़ कर देता है जब इसने ब्लड प्रेशर को बढ़ाना होता है, ठीक है। और वो इसी तरह एड्रेनल मेडुला में भी डिस्चार्ज को इंक्रीज़ करेगा और वहाँ से भी एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन जो कि कैटेकोलामीन्स हैं वो रिलीज़ होंगे और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे। और जब इसने ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करना होता है तो ये डिस्चार्ज जो है अलोंग द सिंपैथेटिक नर्व फाइबर उसको कम कर देता है, ठीक है। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ फंक्शन हो गया। अच्छा, दूसरा जो मैकेनिज्म है हमारे पास ब्लड प्रेशर रेगुलेशन का वो है कीमोरिसेप्टर रिफ्लेक्स मैकेनिज्म्स। अब कीमोरिसेप्टर्स जो हैं ये आप जैसा कि नाम ही से जाहिर है ये कुछ केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, जैसे कि हाइपोक्सिया को, डिक्रीज़ इन ऑक्सीजन कंसनट्रेशन, और दूसरा हाइपरकैप्निया, इंक्रीज़ इन कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा इंक्रीज़ इन हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन। अब कीमोरिसेप्टर्स जो हैं ये बैरोरिसेप्टर्स के करीब ही पड़े होते हैं, लेकिन ये जिस स्ट्रक्चर में पड़े होते हैं उसे हम बोलते हैं कैरोटिड बॉडी, ठीक है। कैरोटिड बॉडी जो है ये एक बॉडी है जो कि बिटवीन इन द बाइफर्केशन ऑफ द कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, वहाँ पर पड़ी होती है। तो इस तरह से एक लेफ्ट साइड पे होगी और एक राइट साइड पे, तो इस तरह से हमारे पास दो कैरोटिड बॉडीज़ होंगी, ठीक है, लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। और इसी तरह 2 से 3 हमारे पास एओर्टिक बॉडीज़ होती हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, और ये होती हैं नियर द आर्च ऑफ एओर्टा। अच्छा, ये जो कैरोटिड एंड एओर्टिक बॉडीज़ हैं इन दोनों के अंदर कीमोरिसेप्टर्स पड़े होते हैं जो कि डिक्रीज़ इन ऑक्सीजन ख़ास तौर पे हाइपोक्सिया को डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। बेसिकली कैसे डिटेक्ट करते हैं, इनका जो ब्लड फ्लो है ना वो बहुत अबंडेंट होता है, कैरोटिड बॉडीज़ का भी और एओर्टिक बॉडीज़ का भी जो ब्लड फ्लो है ये बहुत अबंडेंट होता है। इसकी वजह से दीज आर एक्सपोज्ड एट ऑल द टाइम्स टू द आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो जैसे ही ज़रा सा भी इनका ब्लड फ्लो कम होगा, जब ब्लड प्रेशर कम होगा
तो इनका ब्लड फ्लो कम होगा और ये फ़ौरन जो है ये स्टिमुलेट हो जाएंगी। ठीक है, सपोज हम इनके मैकेनिज्म फंक्शन की बात कर लेते हैं। जब भी ब्लड प्रेशर एक क्रिटिकल लेवल से कम होगा, और क्रिटिकल लेवल आमतौर पे 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है, ठीक है, उससे क्या होगा, इन बॉडीज़ का, कैरोटिड एंड एओर्टिक बॉडीज़ का ब्लड फ्लो कम होगा। ठीक है, ब्लड प्रेशर के कम होने से, क्योंकि ब्लड प्रेशर जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्लड फ्लो, तो ब्लड फ्लो इनका कम हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करेगी, हाइड्रोजन आयन की भी इंक्रीज़ करेगी, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ये फ़ौरन ये डिटेक्ट कर लेंगी और ये स्टिमुलेट हो जाएंगी। जो कैरोटिड एंड एओर्टिक बॉडीज़ हैं उनके अंदर जो कीमोरिसेप्टर्स हैं वो स्टिमुलेट हो जाएंगे, और अब इनकी जो नर्व सप्लाई है वो सेम होती है जैसे कि बैरोरिसेप्टर्स की होती है। सो यहाँ से एफरेंट इम्पल्सेस जाएंगी अलॉन्ग द 9th एंड 10th क्रेनियल नर्व टू द वेजोमोटर सेंटर, और उसको ये एक्साइट कर देंगी। ठीक है, तो वेजोमोटर सेंटर का जो वेजो कंस्ट्रिक्टर एरिया है वो फॉरन एक्साइट होकर वेजो कंस्ट्रिक्शन काज करेगा पेरिफेरल वेसल्स की, और उसकी वजह से टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी, और इसी तरह हार्ट रेट भी इंक्रीज होगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करेगी, और उसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर इट विल इंक्रीज बैक टू द नॉर्मल। ठीक, अब थर्ड मैकेनिज्म देख लेते हैं, और थर्ड मैकेनिज्म है हमारे पास लो प्रेशर स्ट्रेच रिसेप्टर्स। तो लो प्रेशर स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो हैं दीज आर प्रेजेंट इन लो प्रेशर एरियाज ऑफ द सर्कुलेशन, जैसे कि हमारे एट्रिया, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम यहाँ पर, और पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, यहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इन द वॉल ऑफ द एट्रिया एंड पल्मोनरी आर्टरी ये हमारे लो प्रेशर स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, एंड दीज डिटेक्ट द चेंजेस इन द प्रेशर विच आर काज्ड बाय चेंजेस इन द वॉल्यूम। ठीक है, सपोज हमने 6 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड किसी पर्सन को या पेशेंट को इंजेक्ट किया, तो उससे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सर्कुलेशन विल इंक्रीज, और उसकी वजह से प्रेशर विल आल्सो इंक्रीज। नाउ ये इंक्रीज इन वॉल्यूम और इंक्रीज इन प्रेशर दिस विल बी इमीडिएटली डिटेक्टेड बाय दीज लो प्रेशर स्ट्रेच रिसेप्टर्स। ठीक है, नॉर्मली उनका प्रेशर कम होता है ना, आपको पता है एट्री और पल्मोनरी आर्टरी में, लेकिन जैसे ही वहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर इंक्रीज करेगा बाय इंक्रीज इन वॉल्यूम, तो उसको ये डिटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये जो आपके लो प्रेशर स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं, अब ये वेरियस इम्पल्सिस को रिफ्लेक्सेस को इनिशिएट करेंगे टू कॉज डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये इनका मैकेनिज्म ऑफ फंक्शन यहाँ पर दिखाया गया है। तो अभी मैंने जैसे बात की थी कि सपोज हमने 600 ml ब्लड इंजेक्ट किया है, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ किया है। ठीक है, तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ करने से क्या होगा कि यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज़ करेगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करेगा, और देयर विल बी इंक्रीज स्ट्रेच ऑफ द लो प्रेशर स्ट्रेच रिसेप्टर्स। एट्रियल जो रिसेप्टर्स हैं, लो प्रेशर स्ट्रेच रिसेप्टर्स, वो फ़ौरन उन पे स्ट्रेच पड़ेगा ब्लड प्रेशर के इंक्रीज होने से, और वो स्टिमुलेट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से इम्पल्सिस जो हैं वो जाएंगी टू द वेजोमोटर सेंटर, और वेजोमोटर सेंटर से फिर इफरेंट इम्पल्सिस आएंगी और वो हार्ट रेट को इंक्रीज करेंगी। ठीक है, अलॉन्ग द सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स इफरेंट इम्पल्सिस आएंगे फ्रॉम द वेजोमोटर सेंटर, और वो हार्ट रेट को इंक्रीज करेंगी। दिस इज कॉल्ड बेन ब्रिज रिफ्लेक्स। ठीक है, बेन ब्रिज रिफ्लेक्स इसको बोलते हैं। अच्छा, दूसरा क्या होगा कि ब्लड वॉल्यूम जब इंक्रीज करेगा तो उससे आपका वीनस रिटर्न इंक्रीज करेगा, और वीनस रिटर्न इंक्रीज करने से कार्डिक आउटपुट इंक्रीज करेगी अकॉर्डिंग टू द फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ। ठीक है, अब यहाँ पर जो हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा था, बेसिकली ये हार्ट रेट का इंक्रीज जो है ये भी इंक्रीज इन द कार्डिक आउटपुट में ये कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि हमें पता है कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट। ठीक है, तो इन दोनों फैक्टर्स की वजह से ये क्या होगा, कार्डिक आउटपुट आपकी इंक्रीज कर गई। जब कार्डिक आउटपुट इंक्रीज करेगी तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ब्लड प्रेशर, तो आर्टीरियल ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा। जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा तो बैरोरिसेप्टर्स आपके स्टिमुलेट हो जाएंगे, और बैरोरिसेप्टर्स जब रिफ्लेक्स जब इनिशिएट हो जाएगी तो आपको पता है, अभी हमने पहले भी डिस्कस किया है, उसकी वजह से जो आपका वेजोमोटर सेंटर है वो सिंपैथेटिक डिस्चार्ज को डिक्रीज कर देगा। ठीक है, सिंपैथेटिक डिस्चार्ज को डिक्रीज कर देगा, वो वेजोडाइलेशन काज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो जब सिंपैथेटिक डिस्चार्ज डिक्रीज करेगा तो हमारे जो रीनल सिंपैथेटिक नर्व है उसका डिस्चार्ज भी डिक्रीज कर जाएगा। अब उसकी वजह से क्या होगा कि आपके जो एफरेंट आर्टरियोल्स होते हैं, ठीक है, किडनी के अंदर, रीनल सिस्टम के अंदर एफरेंट आर्टरियोल्स होते हैं, ठीक है, उनकी डायलिटेशन हो जाएगी। जब उनकी डायलिटेशन हो जाएगी तो जीएफआर आपका इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ये किडनी में भी डिटेल से हम पढ़ेंगे। जब जीएफआर यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज करेगा तो देयर विल बी इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ साल्ट एंड वाटर। ठीक है, इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ साल्ट एंड वाटर। जब इंक्रीज एक्सक्रीशन होगी साल्ट एंड वाटर की तो आपका ब्लड वॉल्यूम विल कम बैक टू द नॉर्मल। अच्छा, दूसरा जो इंपॉर्टेंट काम ये करते हैं, जो असल इनका काम है लो प्रेशर स्ट्रेच रिसेप्टर्स का, कि ये एक रिफ्लेक्स इनिशिएट करते हैं जिसे वॉल्यूम रिफ्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, और उससे भी आपका
देयर विल बी इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ साल्ट एंड वाटर। कैसे? बेसिकली जब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करने से देयर इज इंक्रीज स्ट्रेच ऑफ द लो प्रेशर स्ट्रेच रिसेप्टर्स। तो अब ये लो प्रेशर स्ट्रेच रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ये ब्रेन के पास सिग्नल भेजते हैं हाइपोथैलेमस में, और वहाँ से ADH हार्मोन, ठीक है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ठीक है, इसकी सिक्रीशन को डिक्रीज कर देते हैं। जब इस हार्मोन की सिक्रीशन कम हो जाएगी तो किडनी में वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी या कम होगी। जब वाटर की रीअब्जॉर्प्शन किडनी में कम होगी तो देयर विल बी इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ वाटर, ठीक है, जो वॉल्यूम इंक्रीज कर गया तो उससे आपका ब्लड वॉल्यूम कम बैक टू नॉर्मल। दूसरा, ये ब्रेन के साथ साथ ये हार्ट को एक सिग्नल भेजते हैं, ठीक है, इटसेल्फ हार्ट को, जहाँ पर ये लोकेटेड है, और वहाँ से देयर विल बी इंक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ ANP, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, ठीक है, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, दिस एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड इट विल एक्ट ऑन द किडनी एंड इट विल कॉज इंक्रीज्ड एक्सक्रीशन ऑफ साल्ट एंड वाटर, ठीक है। और तीसरा, ये डायरेक्टली भी जो है सिंपैथेटिक सप्लाई को, रीनल सिंपैथेटिक एक्टिविटी को कम करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से अगेन GFR इंक्रीज करता है, और जैसे हमने पहले बात की थी, देयर इज इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ साल्ट एंड वाटर। तो इन सारे सिनेरियोज की वजह से आपका जो ब्लड वॉल्यूम है इट कम्स बैक टू द नॉर्मल। तो दिस इज हाउ द लो प्रेशर स्ट्रेच रिसेप्टर्स दे एक्ट। Now the fourth component is also very important and it is called CNS ischemic response। अब जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि जब आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ख़ास तौर पे ये 60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है, 60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से जब भी ब्लड प्रेशर आपका कम होता है तो बेसिकली क्या होता है कि जो आपका वेजोमोटर सेंटर है, ठीक है, ये वेजोमोटर सेंटर जो कि ब्रेन स्टेम में पड़ा है, इसका ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है। जब इसका ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो इट स्टार्ट्स काजिंग इस्कीमिया ऑफ द वेजोमोटर सेंटर। अब वेजोमोटर सेंटर जब उसका इस्कीमिया स्टार्ट होने लगता है तो वो फ़ौरन इसको रिस्पॉन्ड करता है और ये स्ट्रांगली, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एक्साइट हो जाता है, ठीक है, जब उसका इस्कीमिया काज होने लगता है तो ये फ़ौरन क्या काम करेगा, ये अपने वेजो कंस्ट्रिक्टर एरिया को कमांड देगा और वेजो कंस्ट्रिक्टर एरिया फ़ौरन पावरफुल वेजो कंस्ट्रिक्शन काज करेगा और उसके साथ साथ इंक्रीज इन हार्ट रेट काज करेगा। इन दोनों की वजह से ब्लड प्रेशर जो है फ़ौरन राइज होगा एंड इट ऑफन राइजेज टू अ लेवल एज हाई एज द हार्ट कैन पॉसिबली पंप, ठीक है। सो जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा तो इट विल टेंड टू रिस्टोर द ब्लड फ्लो टू द वेजोमोटर सेंटर और उसका इस्कीमिया ख़त्म करने की कोशिश करेगा। याद रहे कि दिस इज द लास्ट डिच स्टैंड एंड दिस रिफ्लेक्स इज मैक्सिमम एंड आर्टेरियल ब्लड प्रेशर लेवल्स ऑफ 15 to 20 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ये एक बहुत ही इमरजेंसी रिस्पॉन्स है हमारी सर्कुलेशन का, जबकि ब्रेन की जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाता है जब ब्लड प्रेशर 60 से भी नीचे फॉल कर जाता है। तो अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म है CNS इस्कीमिक रिस्पॉन्स की और इसे हम बोलते हैं कुशिंग रिएक्शन, ठीक है। इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ CNS इस्कीमिक रिस्पॉन्स विच रिजल्ट्स फ्रॉम द इंक्रीज्ड प्रेशर ऑफ CNS, ठीक है, which results from increased pressure of CNS around the brain. So whenever the CSF pressure it rises equal to the arterial blood pressure, now what happens that the blood vessels, okay, the blood vessels inside the brain, they are compressed and this causes ischemia of the vasomotor center. So again CNS ischemic response will be initiated and it will tend to lift the arterial blood pressure. And when the arterial blood pressure it has risen to a level higher than the CSF pressure, blood will again flow to the vessels of the brain and it will try to relieve the ischemia of the brain and ischemia of the vasomotor center, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि this is a special form of CNS ischemic response। कुशिंग ट्राइएड बेसिकली ये है कि इसमें कुशिंग रिएक्शन या कुशिंग रिफ्लेक्स की वजह से एक तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है, दूसरा पल्स जो है वो डिक्रीज़ करती है और रेस्पिरेशन इरेगुलर हो जाती है या कम हो जाती है। तो इन तीन चीज़ों के मजमूए को यानी कि इंक्रीज़ इन ब्लड प्रेशर, ब्रैडीकार्डिया एंड डिक्रीज़ इन रेस्पिरेशन, इन तीनों चीज़ों के मजमूए को हम बोलते हैं कुशिंग ट्राइएड। नाउ नेक्स्ट जो शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए उसे हम बोलते हैं रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज। अब होता क्या है कि ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज हमारे मसल्स को ज़्यादा ब्लड फ्लो की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब इस ज़्यादा ब्लड फ्लो का कुछ हिस्सा जो है मसल्स के पास वो कहाँ से आता है, लोकल वेजोडाइलेशन से।
मसल्स के अंदर लोकल वेजोडाइलेटेशन हो जाती है, क्योंकि मसल जब बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, कंट्रैक्शन कर रहे हैं, तो वहाँ पर मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। उन मेटाबोलाइट्स की वजह से लोकल वेजोडाइलेटेशन होगी और मसल्स का ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज़ करेगा। अच्छा, कुछ बाकी जो इंक्रीज़ है ब्लड फ्लो की मसल्स के पास, वो इस तरह से आएगी कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज वेजोमोटर सेंटर जो है वो पावरफुली स्टिमुलेट हो जाता है और वो वेजो कंस्ट्रिक्टर एरिया को स्टिमुलेट कर देता है और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो जाती है। वेजोमोटर सेंटर जो है वो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन काज करता है, जिसकी वजह से हार्ट रेट भी इंक्रीज़ करता है और पेरिफेरल वेजो कंस्ट्रिक्शन भी होती है और ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करता है। ठीक है, तो जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करता है तो उसकी वजह से भी मसल्स का जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। अच्छा, नेक्स्ट जो है रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस है। अब इन मैनी अदर टाइप्स ऑफ स्ट्रेस बिसाइड्स द मसल एक्सरसाइज अ सिमिलर इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर कैन आल्सो ओकर। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग एक्सट्रीम फ्राइट, ठीक है, एक्सट्रीम फ्राइट की कंडीशन में क्या होता है कि आर्टेरियल ब्लड प्रेशर समटाइम राइजेज बाय एज मच एज 75 to 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी विद इन अ फ्यू सेकेंड्स। ठीक है, अब दिस इज कॉल्ड अलार्म रिएक्शन और ये बिल्कुल उसी तरह से होता है जैसे रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज था। ठीक है, बेसिकली एक्सट्रीम फ्राइट की खौफ की कंडीशन में बेसिकली आपका वेजोमोटर सेंटर पावरफुली वो स्टिमुलेट हो जाता है और वो सिंपैथेटिक डिस्चार्ज को इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करता है। और ये जो अलार्म रिएक्शन है जिसमें ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करता है, ये बेसिकली इसलिए हो रहा होता है कि आपके मसल्स के ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ कर दे और मसल जो है वो डेंजर साइड से वहाँ से फ्लाइट करने के लिए, यहाँ से अवे जाने के लिए आपके मसल जो हैं वो उनको ब्लड फ्लो पूरा मिल सके और वो एफिशिएंटली पर्सन को साइट ऑफ डेंजर से वहाँ से निकाल सकें। ठीक है, इसे कहते हैं रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस या अलार्म रिएक्शन। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ और रिफ्लेक्सेस जो अभी हमने डिस्कस की वो भी काम करती हैं। सपोज जब भी बैरोरिसेप्टर या कीमो रिसेप्टर रिफ्लेक्स इनिशिएट होती है तो साइड बाय साइड कुछ जो इम्पल्सेस हैं वो हमारे स्केलेटल मसल्स के पास भी जाती हैं, स्पेशली जो हमारे एब्डोमिनल स्केलेटल मसल्स हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि एब्डोमिनल स्केलेटल मसल्स जो हैं वो फ़ौरन इन इम्पल्सेस के आने से कंट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो वीनस रिजर्वायर हैं एब्डोमेन के, ठीक है, एब्डोमेन के अंदर वीनस रिजर्वायर हैं वो कंप्रेस हो जाते हैं। सो ट्रांसलोकेशन होती है ब्लड की आउट ऑफ द एब्डोमिनल वेस्कुलर रिजर्वायर्स और हार्ट की तरफ जो वीनस रिटर्न है वो इंक्रीज़ कर जाता है। जब हार्ट की तरफ वीनस रिटर्न इंक्रीज़ करता है तो ऑफ कोर्स कार्डिक आउटपुट भी इंक्रीज़ करती है और आर्टीरियल ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ करता है। सो इस रिफ्लेक्स को हम बोलते हैं एब्डोमिनल कंप्रेशन रिफ्लेक्स। सो इस रिफ्लेक्स में भी बेसिकली इसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी ब्लड प्रेशर कम हो रहे हैं और बैरोरिसेप्टर्स और कीमोरिसेप्टर्स ब्लड प्रेशर को एलिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके साथ साथ ये आपकी जो एब्डोमिनल कंप्रेशन रिफ्लेक्स है ये भी ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करने में मदद करती है। अच्छा जी, ये तो सारे थे नर्वस मैकेनिज़म्स। अब हम देख लेते हैं ह्यूमरल मैकेनिज़्म जो हैं वो शॉर्ट टर्म रेगुलेशन में कौन से काम करते हैं। तो बेसिकली इसमें 3 मेजर मैकेनिज्म आ जाते हैं। एक आपका रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो कि इस पूरी फिगर में दिखाया गया है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, जो कि जब भी ब्लड प्रेशर या ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो उसमें ये फ़ौरन रेनिन की रिलीज़ होती है और रेनिन आपको पता है ये एक जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स जो हैं किडनी के, वहाँ से ये रिलीज़ होता है और ये जो है एंजियोटेंसिनोजन पे एक्ट करता है। एंजियोटेंसिनोजन आपकी लिवर से आती है, उस पर ये रेनिन एक्ट करता है और उसको एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है। अब इस एंजियोटेंसिन 1 पे जो एक एंजाइम एक्ट करता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि मोस्टली लंग्स में होता है और एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है। अब एंजियोटेंसिन 2 जो है ये एक पावरफुल वेजोकंस्ट्रिक्टर है। ठीक है, इसी तरह दूसरा जो इसमें आ जाता है ह्यूमरल मैकेनिज्म्स में जो विद इन सेकंड्स एक्टिवेट हो जाते हैं वो है आपके कैटेकोलामीन्स। ठीक है, कैटेकोलामीन्स जैसे अभी हमने देखा था कि वेजोमोटर सेंटर जो है जब सिंपैथेटिक डिस्चार्ज इंक्रीज़ करता है तो वो सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई जो है एड्रिनल मेडुला के पास भी जाती है और वहाँ से भी कैटेकोलामीन्स यानी कि एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन जो है रिलीज़ होते हैं। ये जो कैटेकोलामीन्स हैं एपिनेफ्रीन एंड नॉर एपिनेफ्रीन ये पावरफुल बेसिकली वेजोकंस्ट्रिक्टर्स हैं जस्ट लाइक एंजियोटेंसिन 2। और तीसरी चीज़ जो इसमें आ जाती है वो है आपका वेजोप्रेसिन। ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है इसका दूसरा नाम वेजोप्रेसिन है। ये बेसिकली हाइपोथैलेमस में बनता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। ठीक है, तो ये भी एक पावरफुल वेजोकंस्ट्रिक्टर है। अब ये तीनों जो हैं एंजियोटेंसिन 2, वेजोप्रेसिन यानी कि ADH और कैटेकोलामीन्स एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, ये सारे के सारे जो हैं ये पावरफुल वेजोकंस्ट्रिक्टर्स हैं। ठीक है, अब ये जो
वेजोकंस्ट्रिक्टर्स हैं ये अब क्या करेंगे, ये पावरफुल वेजोकंस्ट्रिक्शन काज करेंगे वेसल्स की। सपोज वेन्स की अगर ये वेजोकंस्ट्रिक्शन काज कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, देयर विल बी डिक्रीज्ड वीनस कैपेसिटी, जिसकी वजह से वीनस रिटर्न इंक्रीज करेगा और कार्डिक आउटपुट भी इंक्रीज करेगी। दूसरा, जब ये वेजोकंस्ट्रिक्शन काज करेंगे आर्टरियोल्स की तो उसकी वजह से आपको पता है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज करेगी। और जब ये दोनों चीज़ें इंक्रीज कर रही हैं यानी कि कार्डिक आउटपुट और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, तो हमें पता है कि आर्टीरियल ब्लड प्रेशर जो है ये इंक्रीज करेगा एंड इट विल कम बैक टू द नॉर्मल। तो आज के इस वीडियो में उम्मीद है कि आपको शॉर्ट टर्म रेगुलेशन जो है ब्लड प्रेशर की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।